हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डॉट प्रोडक्ट। तो हल्का फुल्का वो देख लें तो आपको क्वेश्चन का आइडिया अच्छा से हो जाएगा, है ना, और भी बेसिक मजबूत हो जाएगा, तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, फिर होता है एन कैप। देखिए, ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस, मतलब ये तीनों का तीनों एक स्केलर नंबर के जैसा है, कांस्टेंट है। मगर ये जो कैप आ गया एन कैप, इसके वजह से इसमें डायरेक्शन आ गया, है ना। और आपको पता है कोई भी चीज़ में मॉडुलस के साथ साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो क्वांटिटी बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लास्ट में कुछ ना कुछ डायरेक्शन बचता है। वो डायरेक्शन क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई पढ़ रहा था तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हुआ करता था ए बी कॉस थीटा, है ना। इसमें सारा का सारा वैल्यू है, कहीं भी डायरेक्शन आया क्या? नहीं आया। इसीलिए इसका कोई डायरेक्शन वाला टर्म नहीं बचता, लास्ट में सिर्फ बचता है कांस्टेंट। इसी वजह से हम लोग इसका नाम रखते थे स्केलर प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि लास्ट में स्केलर नंबर देता है, लेकिन ये क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसीलिए हमारा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट में कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप समझ सकते हैं कि इसमें एन क्या फटा के सब लिख दीजिए। तो हम लोग लिख देंगे मॉड ए मॉड बी फिर साइन थीटा। साइन थीटा एक फैक्टर होगा इन दोनों के बीच में, है ना। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब कोई पूछता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा ए क्रॉस बी वाले वेक्टर का, है ना। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी जब भी मिलेगा तो वो एक नया वेक्टर देगा, उस वेक्टर को आप एक्स वेक्टर समझ सकते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखेंगे, अगर कोई इसका डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन यहाँ से एन कैप कैसे निकालेंगे? बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, और ए बी साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या? मॉडुलस ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड यू गिव्स डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। आ रहा समझ में? इसमें एक चीज़ समझेंगे हम लोग, अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू जीरो होता है ना, तो इसका मतलब साफ है कि साइन थीटा की वजह से जीरो होगा, अगर वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो है तो, ठीक है। साइन थीटा जीरो होने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू जीरो होना, और थीटा का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि या तो वो लाइन पैरेलल होगा, मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या तो फिर ए वेक्टर कोइंसाइड विथ बी वेक्टर। ए और बी एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा या तो फिर पैरेलल होगा, क्योंकि इन्हीं केस में थीटा का वैल्यू जीरो हुआ करता है, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाला है कि अगर आई क्रॉस आई हुआ तो आप लिखेंगे जीरो, जे क्रॉस जे हुआ तो लिखेंगे जीरो, के क्रॉस के हुआ तो लिखेंगे जीरो। ये बात अब आपको समझाने की जरूरत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है? या तो पैरेलल या तो कोइंसाइड, और आपको पता है आई आई मतलब दोनों एक्स, जे जे मतलब दोनों वाई, के मतलब दोनों जेड एक्सिस, है ना। तो ये होगा जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, सेम लाइन की वजह से। अब आगे देखते हैं आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज़ समझने वाला चीज़ है, आई क्रॉस जे का वैल्यू हो जाता है के, है ना, और के क्रॉस आई कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा जे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो कैसे रहा भला, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक 3D चीज़ समझना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर है ए बी और दोनों के बीच में थीटा है, तो ये जो ए क्रॉस बी निकलता है वो एक वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू किसी डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन आपको पता है क्या होगा? ये इस, मान लीजिए ये जो बोर्ड है, जो उस पेपर में मैं पढ़ा रहा हूँ, इमेजिन कीजिए उस बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब उस बोर्ड के परपेंडिकुलर कैसा होगा? या तो आउट ऑफ द पेज या तो फिर इनसाइड द पेज, है ना। ये 3D व्यू है, इस वजह से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वीडियो में, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए कि एक पेपर पर, है ना, जब दो जो भी लाइन हम लिखते हैं वो सेम प्लेन पर होता है, लेकिन उसके जो पेपर के बाहर और पेपर के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर निकल के आता है एक्स वेक्टर, वो या तो आउटसाइड द प्लेन होगा या तो इनसाइड द प्लेन होगा, है ना। और आपको पता है कि तीन एक्सिस हुआ करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस, है ना, एक्स वाई
और ये जेड एक्सिस होता है, जो तीनों एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर होता है 3D व्यू में। तो देखिए इस पिक्चर से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा रेड लाइन, और ये ग्रीन लाइन वाई एक्सिस, तो ये वाला हो जाएगा जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन क्या आंसर देगा। एक बात समझ लीजिए कि अगर दो वेक्टर आपका एक वाई और एक एक्स की तरफ है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो कि एक्स वेक्टर है, वो या तो जेड की तरफ निकलेगा ऊपर, या तो जेड की तरफ नीचे, है ना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आपको याद रखने के लिए ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ रख लीजिए आई, यहाँ रख लीजिए जे, और यहाँ रख लीजिए के, और इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर देना है। जैसे कि अगर आई क्रॉस जे लिखा हुआ, तो आप आई से जे की तरफ आएंगे, देख लीजिए क्या ये क्लॉकवाइज है, तो जी हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों को ढक के जो बचेगा आंसर, तो ये हो जाएगा के कैप। अगर मान लीजिए कोई जस्ट इसके अपोजिट पूछता है, जे क्रॉस आई, तब क्या लिखते हैं, तो जे क्रॉस आई, जे से हमको आई जाना है, तो क्या ये क्लॉकवाइज हुआ, तो बिल्कुल नहीं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आंसर देंगे के, मगर माइनस साइन में, तो हो जाएगा माइनस के। क्लियर है, फिर से देखते हैं, अगर के क्रॉस आई हुआ, तो थोड़ा वीडियो स्टॉप करके खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, बताइए। हाँ, तो के क्रॉस आई देख लीजिए, ये के से आई की तरफ जाना है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जी हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आंसर हो जाएगा जे कैप। अब यही चीज़ आई क्रॉस के रहता, तो आई क्रॉस के मतलब आई से के तरफ, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जे कैप माइनस साइन में। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अगर के क्रॉस जे रहा, तो आप खुद से देखिए, के से जे जाइए, तो के से जे आएंगे तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आंसर हो जाएगा हमारा आई, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, के से आई जे जाएंगे तो हम लोग क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज में आंसर हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, फिर यही जे क्रॉस के देख लेते हैं, तो जे से के में जब हम लोग जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में क्या दे देंगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आई। ठीक है, दो एप्लीकेशन हम लोग को देखना है इस क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोले और दोनों साइड दिया रहे वेक्टर के फॉर्म में, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। यहाँ मॉड्यूलस लगाने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरिया जो निकलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया वेक्टर होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एक वेक्टर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी उसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लगाने के पीछे रीज़न ये है, यहाँ डायरेक्शन आएगा मगर डायरेक्शन लेना नहीं है हम लोग को, है ना, डायरेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ अमाउंट लेके काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जब दिया रहेगा, तो ए क्रॉस बी आखिर निकालेंगे कैसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे है तीनों दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है इंडिविजुअल वेक्टर के फॉर्म में, बी भी दिया हुआ है, तो उसी तरह आपको लगा देना है बस फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाला है या फिर क्या ठीक है इसमें। क्रॉस वाई जेड, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, अगर आप इसको इससे चलेंगे मल्टीप्लाई करने, तो आई की वजह से आई हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा x1 y2, आई क्रॉस जे ये हो जाएगा हमारा k। ठीक है, फिर आएगा जब ये बारी आएगा, तो ये हो जाएगा x1 z2, आई क्रॉस के, जब आप आई क्रॉस के देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका उल्टा डायरेक्शन, इस वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ दे देंगे हम लोग माइनस, और ये बना देंगे हम लोग जे कैप। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है कितना बार करना पड़ेगा, टोटल 6 बार करना पड़ेगा। जिस टोटल तो वैसे 9 बार होगा, लेकिन 3 बार 0 आएगा और बाकी 6 बार आएगा, और बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं है, ये लॉन्ग मेथड है, वेरी वेरी लॉन्ग। हम लोग इसको लगाते ही नहीं, हम लोग लगाते हैं इसके जगह पे डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड से भी आंसर वही देता है जो ये देगा, है ना, बस थोड़ा जल्दी दे देता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी का जो भी दिया रहेगा वैल्यू, तो इसका आंसर होगा आई जे के लिख देना है आपको। उसके बाद x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसका मॉडुलस का डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू निकलेगा वही हमारा मॉड ए क्रॉस बी का आंसर होगा। ये मॉड हटा देंगे तो डायरेक्शन के साथ देगा, और उसके बाद अगर आपको मॉड चाहिए तो आपको फिर जो भी आंसर आएगा उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, है ना। फिर तो ये बेसिक हो गया, सब लोग को इतना नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो सब कुछ समझ में आएगा।
तो देखिए पहला ही क्वेश्चन वही है जो हम लोग अभी सीख रहे थे डिटर्मिनेंट को लेके, है ना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ए क्रॉस बी का मॉडुलस बोला है निकालने। मॉडुलस बोला है, वेक्टर नहीं बोला है, याद रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी का हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लोग अभी सीखे हैं डिटर्मिनेंट मेथड। आई जे के, यहाँ हो जाएगा 1 - 7 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 - 2 और ये हो जाएगा 2। बड़ा ही सावधानी से, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को डिटर्मिनेंट आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता तो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले यहाँ आई लिखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देके जे लिखते हैं, फिर थोड़ा देर गैप देके के लिखते हैं, ठीक है। पहला ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। जब आई आप चुनेंगे तो ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को आप डिलीट मार देंगे, है ना। और जो बचेगा उसको लिखेंगे क्रीज माइनस क्रॉस। पहले याद रहेगा राइट साइड से नीचे से लेफ्ट की तरफ ऊपर जाना, उसी को पहले लिखना, बाद में क्रॉस, ठीक है। तो हो जाएगा क्रीज माइनस क्रॉस, ये याद रखिएगा। 2 × -7 हो जाएगा -14, फिर माइनस एक अपने तरफ से लगा देंगे, ये हो जाएगा -2 × 7, ये हो जाएगा -14 और ये बन जाएगा +14, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ जे के बदले आपको -j लिख देना है। इस बार आपको जे वाला कॉलम को डिलीट कर, तो जे के बारी में ये और ये डिलीट हो जाएगा। अब होगा क्रीज माइनस क्रॉस, हमेशा आपको राइट साइड से चालू करना है, ठीक ना। चलिए देखिए 2 × 1 ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 × 7 ये हो जाएगा -21, ठीक। अब बारी है के का, तो के का जो है वो के को डिलीट मार देंगे हम लोग, ये हो जाएगा क्रीज माइनस क्रॉस, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 1 -2 × 1 -2 और ये हो जाएगा 3 -1 अपने तरफ से लगा देंगे, तो -21 की जगह ये हो जाएगा +21, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा 2 में से 21 गया -19, ये हो जाएगा +19 आई और ये हो जाएगा 19 की, ठीक है। यही होगा हमारा वेक्टर आंसर, ठीक है। मगर हमसे वेक्टर कोई पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा जा रहा है उसका मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस आपको पता होगा √x² y² z², तो जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 19√2। ये एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का, जब भी 2 स्क्वायर मौजूद हो तो उतना ही √2 लिख दीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 10² + 10² तो आंसर हो जाएगा 10√2, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है जो परपेंडिकुलर हो इसके और इसके। देखिए ये एक वेक्टर ऐसा है जो दोनों से मिल के बना है, और फिर ये दूसरा वेक्टर है वही दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करके बना है। तो जब भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो ना, एक काम कीजिए कि आप x मान लिया कीजिए, y मान लिया कीजिए, मतलब ये जो दो गो वेक्टर है उसको आप इकट्ठा मान लेंगे, थोड़ा सा आपको छोटा लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा, है ना। तो x वेक्टर को हम लोग मान लेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर की जगह लिख देंगे 3i + 2j + 2k प्लस बी वेक्टर की जगह हो जाएगा i + 2j - 2k। अब हम लोग सिर्फ मतलब x और y से रखेंगे, उसको पहले निकाल लेते हैं ना। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 2 और 2 हो जाएगा ये भी 4 जे, और ये 2 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका x वेक्टर ये है, x वेक्टर ही बेसिकली a + b है। अब आपको उससे मतलब नहीं रखना, मतलब सिर्फ इससे रखना है, ठीक। उसी तरह हम लोग y मान लेंगे, इसको यहाँ लेट लिख देते हैं, ये हो जाएगा a - b के बराबर। a वेक्टर क्या है, यही वेक्टर है, बस माइनस में कर देना है आपको। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 1 गया 2 आई, 2 - 2 ये खत्म हो जाएगा, और 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के कैप। तो ये हमारा आ गया y वेक्टर और ये आ चुका है x वेक्टर, है ना। अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के प्रति एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है जो यूनिट हो, मतलब उसका अमाउंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके ही आपका परपेंडिकुलर वेक्टर का पता चलेगा, जैसा कि हम लोगों ने वो वीडियो में, वो पिक्चर में देखा था, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब इन दोनों के अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, एक्स क्रॉस वाई आई जे के, डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे हम लोग, और यहाँ हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 0 4, दिख रहा है क्योंकि वहाँ जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने 0 ले लिया इसको। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं आपको पता ही होगा, एक बार आई लिखते हैं, फिर कुछ दूर गैप छोड़ के -j, फिर कुछ दूर गैप छोड़ के k, ठीक है। अब उसके बाद आई को डिलीट करते हैं, क्रिस माइनस क्रॉस, तो ये हो जाएगा 16 - 0, देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये हो जाएगा 16 - 0। फिर जे को जब होगा तो इसको डिलीट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 4 16, फिर -2 × 0, ये हो जाएगा 0।
फिर जब k का बारी आएगा तो इसको डिलीट कर देंगे, हो जाएगा 0 इंटू 4 0 माइनस 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 16i माइनस 16j और यहाँ हो जाएगा माइनस 8k। ठीक है, ये जो हमारा निकला है वो निकला है एक्स वाई वेक्टर, जो कि इन दोनों के प्रति परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब ये वेक्टर हमसे कोई पूछा नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है इस वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स क्रॉस वाई, तो ये हो जाएगा किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, है ना, तो उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो एक्स क्रॉस वाई बाई एक्स क्रॉस वाई का मॉड्यूलस, है ना। तो हम लोगों जो निकाला है वो वेक्टर निकाला हुआ है इस बार 16i 16j माइनस 8k, और इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा इसी चीज़ का 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऊपर से 8 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2i माइनस 2j, ये हो जाएगा k कैप, और नीचे से भी हम लोग 8 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। थोड़ा देखिएगा, ये सब शॉर्ट तरीका है सॉल्व करने का। तो ये 2 स्क्वायर बचेगा, ये भी 2 स्क्वायर, ये बचेगा 1 स्क्वायर, है ना। और ये 8 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 8 बन के बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2i 2j माइनस k बाई 8 बाहर, और ये 2 स्क्वायर 4 4 8 और एक हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो ये हमारे लिए आंसर आ गया यूनिट वेक्टर 2i बाई 3 माइनस 2j बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस k कैप बाई 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं है, जो एन कैप है ना, जो हमने बताया था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। इसका अमाउंट बिल्कुल 1 होता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले 3 नंबर को हम लोग एक चीज़ सीखते हैं जरा, कंसेप्ट को, है ना। अगर कोई एक वेक्टर है स्पेस में, तो ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, इसको हम नाम रख देते हैं अल्फ़ा, इसका नाम रखते हैं बीटा और इसका नाम रख देते हैं गामा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तो ये वेक्टर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर का नाम रख देते हैं एक्स, तो ये हो जाता है कॉस अल्फ़ा आई कैप। कॉस अल्फ़ा आई कैप कहने का मतलब हुआ ये इसका एंगल का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के तरफ, तो उसको कॉस में लेते हैं हम लोग। फिर ये जाएगा कॉस बीटा जे कैप, कहने का मतलब बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, है ना, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ उसका कंपोनेंट। फिर कॉस गामा के कैप, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो गया वाई एक्सिस की तरफ, ये हो गया जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। तो जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा कॉस अल्फ़ा, तो आपको करना क्या है, जो भी आपको वेक्टर यहाँ आई के बगल में मिलेगा, तो जैसे इमेजिन कर लेते हैं एक्स वेक्टर है, या फिर तो यहाँ देख सकते हैं ए वेक्टर मान लीजिए एक्स आई वाई जे और जेड के कैप के फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, तो क्या यही कॉस अल्फ़ा हमारा एक्स हो गया, है ना। कॉस अल्फ़ा जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कॉस बीटा वाई बाई अंडर रूट टोटल, है ना। और उसी तरह जब कॉस गामा निकालेंगे तो जेड बाई अंडर रूट टोटल कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, इस चीज़ को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग नाम रख दिए हैं एल, इसका नाम रख दिया गया है एन और इसका नाम रख दिया है एन। ठीक है, एक और बात आप याद रखेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको जोड़ के हमेशा कितना आता है 1। ये सारा कुछ बेसिक्स ऑफ द वेक्टर है, जो कि मैंने बेसिक्स क्लास में वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देख सकते हैं एक यूनिट वेक्टर दिया है ए, है ना, तो मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस कितना है 1 है, जो एंगल बना रहा पाई बाई 3 आई के साथ। तो आई के साथ बनाने का मतलब है आपको सबसे पहले तो एक वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो ए वेक्टर मान लेंगे एक्स आई वाई जे जेड के, है ना। अभी हमने बताया था कॉस अल्फा क्या होता है, तो एंगल कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस उस वेक्टर का, है ना। तो किसी भी चीज़ के एंगल का निकालते कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर अल्फ़ा हुआ तो। और इसका वैल्यू आपको कॉस में क्या दे रखा है, अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है
π/3, बीटा का वैल्यू दे रखा है π/4, और गामा का वैल्यू की जगह पर ना देके थीटा दिया हुआ है ना, हम लोग को गामा ही तो निकालना है। तो सबसे पहले कॉस अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ, कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे। ऐसा इसी चीज़ को हम लोग एल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसी चीज़ को हम लोग एल के नाम से जानते हैं, तो एल लिख देंगे इसको। अच्छा, कॉस अल्फा कितना दिया हुआ है, कितना है, तो कॉस π/3 इज इक्वल टू एल। π/3 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 पे आ जाएगा आपको 1/2, तो एल का वैल्यू निकल गया। अब आते हैं कॉस बीटा पर। कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y/√, टोटल। इसी चीज़ को हम लोग एल एम मानते हैं ना। कॉस बीटा कितना दिया हुआ है, π/4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एम का वैल्यू निकल गया 1/√2। अब रहा बारी एन का, तो कॉस गामा जो है वो तो दिया नहीं है, और दिया नहीं, इसको आप देखने को बोल सकते हैं ऐसा, क्वेश्चन में देख सकते हैं दिया नहीं है ना, तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, एन का वैल्यू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, L² m² + n², ये हमेशा कितना होता है 1। ठीक है, अब L का वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, m का वैल्यू 1/√2 रख देंगे, और यहाँ से n² का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/2, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 4 - 1 - 2, n² का वैल्यू आएगा 1/4, और n² मतलब क्या था, cos² थीटा था, तो n का वैल्यू आ जाएगा 1/2, प्लस माइनस आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्यूट एंगल ही इमेजिन करेंगे हम लोग, इसीलिए आपको यहाँ क्या मान के चलना होगा, पॉजिटिव। और n का वैल्यू ही क्या था, cos थीटा 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू आपका फिर से π/3। ये हो गया, थीटा निकल गया। अब आपसे पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, एक हो गया एल, एक हो गया एम, और एक हो गया एन। तो एल एम एन कंपोनेंट हो गया, एल का वैल्यू 1/2 था, एम का वैल्यू 1/√2 था, एन का वैल्यू 1/2 था, तो ये हो गया आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, हम लोग इसको शो करके दिखाना, ये इसके बराबर हो गया, है ना, तो कुछ इसमें कुछ खास करना नहीं, एलएचएस से शुरू हो जाइए और आरएचएस लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि फटाक से आप a² - b² लिख दें, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, ये डॉट में लगता है आइडेंटिटी, a - b × a + b, a² - b², यहाँ अगर कोई लिखता है ऐसे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, एक एक करके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, a क्रॉस a, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, a क्रॉस b, डॉट नहीं देंगे, यहाँ क्रॉस का साइन देंगे, फिर आएगा -b क्रॉस a, ये हो जाएगा -b क्रॉस b। ठीक है, अब सबको पता है कि सेम प्रोडक्ट का, सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि इसका जो भी डायरेक्शन होगा इसका भी वही होगा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0, और साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, 0, इसी वजह से ये भी 0, और ये चीज़ ऐसे ही रहेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बच गया हमारा ये दोनों। एक और पॉइंट ध्यान में देने वाला, एक पॉइंट ये याद रखिएगा, a क्रॉस b आर नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, लेकिन a डॉट b कम्यूटेटिव होता है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर आप a क्रॉस b और b क्रॉस a समझ रहे हैं कि दोनों बराबर होगा, तो ये रॉन्ग है, गलत है, मगर a डॉट b और b डॉट a ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, नंबर को डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर से गुना कीजिए चाहे उधर से गुना कीजिए, मगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर को डायरेक्शन से फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यही पॉइंट हमको यहाँ समझाना था। तो ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट है, इसीलिए यहाँ साइन में क्या हो जाएगा, अपोजिट, a क्रॉस b विल बी -b क्रॉस a, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, है ना। तो उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, a क्रॉस b को -b क्रॉस a लिखा जा सकता है, मतलब इसको उल्टा अगर हम लोग कर दें तो ये प्लस बन जाएगा a क्रॉस b, वही प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये a क्रॉस b हो जाएगा 2a क्रॉस b, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये दो वेक्टर जैसा दिया हुआ है ना, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया है 0। अब आपको ये पता करके बताना है कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होता है। देखिए, बच्चा लोग लैम्डा और म्यू सुनते ही डर जाता है, जैसे कि बड़ा हेवी वर्ड हो। अरे बाबा, सिंपल है, जैसे XY होता है, जैसे A B होता है, आपको नहीं पसंद तो आप A B बना लीजिए वहाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। इस बात से लैम्डा और म्यू का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, ये बस जानकारी है तो अच्छा बात है। हम लोग चलते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड के अनुसार ये भी जीरो आना चाहिए क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ये लिखेंगे 2 6 27, यहाँ हो जाएगा 1 लैम्डा, ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब आपको आई का कंपोनेंट आपको पता है कैसे करते हैं इसको, और इसको डिलीट मार के निकालते हैं। तो म्यू इंटू 6, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। फिर माइनस जे का बारी, तो जे को वाले को डिलीट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। फिर आएगा के का बारी, तो के कैप के बारी, ये 2 इंटू लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, राइट साइड तो बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी हर एक टर्म जीरो होना चाहिए। ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू, ये भी 0, और 2 लैम्डा माइनस 6 ये भी इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6/2 3। अब यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालते तो ये आता है 27/2, ठीक है। म्यू और लैम्डा तो निकल गया, तो फिर ये किस काम का, ये काम आएगा आपको वेरीफाई कराने के, ठीक है। सबसे पहले यहाँ म्यू का वैल्यू रख के देखिए 27/2, और यहाँ लैम्डा का वैल्यू रख के देखिए 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 27, ये आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 81, यहाँ भी आएगा 81, ये 0, ये वेरीफाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब लैम्डा और म्यू का वैल्यू दोनों सही है। ये हो गया हमारा आंसर। इस चीज़ को आप वेरीफाई ना भी करते तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ काम हो चुका है, इसको आप इग्नोर कर सकते बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, है ना। ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल है, तो बच्चे को नाप लेता है कि आप कितना सोच सकते हैं ना। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, सोचने वाला है। चलिए देखिए, गिवन दैट है कि ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो है और ए क्रॉस बी का भी वैल्यू जीरो है। बड़ा विचित्र बात है कि दोनों का वैल्यू क्या है, जीरो है। आपसे पूछा गया आप क्या कह सकते हैं ए क्रॉस बी के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी जीरो होने का पूरा पॉसिबिलिटी आप सोचिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग सारा पॉसिबिलिटी देखते हैं, है ना। या हो सकता है कि या तो ये जीरो हो, या तो हो सकता है कि ये जीरो हो, और हो सकता है कि कॉस थीटा की वजह से जीरो हो। तो कॉस थीटा जीरो होगा, इसका मतलब ये 90 होगा। तो इसका 3 पॉसिबिलिटी है, ये या फिर ये, है ना। अब इसमें यही पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं और देखते हैं कि दोनों में कॉमन बात क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए मॉड बी, फिर होता है साइन थीटा। एन कैप को छोड़ देते हैं क्योंकि वैल्यू में कैप का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ या तो फिर ए जीरो होगा, या तो फिर बी जीरो होगा, या तो फिर साइन थीटा की वजह से जीरो रहा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा जीरो होने का मतलब है थीटा जीरो। देखिए एक बात तो तय हो गया, या तो थीटा 90 होगा या तो थीटा जीरो होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है, तो दोनों में कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा 90 रखिएगा तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, लास्ट निकला कि ए और बी यहाँ भी जीरो, ए और बी यहाँ भी जीरो। आप अगर ये बात बोलते हैं कि ए एंड बी बोथ जीरो तो भी गलत हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ आपको बोलना है आइदर ए इक्वल टू 0 और मॉड बी इक्वल टू 0 और बोथ 0। ये है इसका परफेक्ट आंसर, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन 90% बच्चा गलती कर देता है जब ये एमसीक्यू में पूछ देगा, है ना। कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन डाल देगा और बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर ही देगा। देखिए यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं है कि ए ही 0 होगा, ये भी जरूरी है कि बी ही 0 होगा, और ये भी जरूरी है कि दोनों होगा। तो इसीलिए आपको सारा केस लिखना है, ठीक है। देखते हैं अगला हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसमें ए बी सी तीनों वेक्टर दिया है, मगर देख के भी ऐसा लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ वेरिएबल में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको प्रूव करके दिखाना है LHS और RHS बराबर होगा, मतलब पूरा एक्सपेंड करना है इसमें, समझ में आ रहा है। पहले तो बी और सी को इकट्ठा करेंगे हम लोग। तो बी और सी को जब इकट्ठा करेंगे तो जोड़ के लिख देता हूँ डायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे और के वाला के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B1 C1 आई कैप, B2 C2 जे कैप, फिर B3 C3 के कैप, ठीक है। अब इसको साथ हम लोग को A क्रॉस B निकालना है B प्लस C, है ना। तो हम बार बार बोलते अगर दिक्कत हो तो आप इस चीज़ को x मान लीजिए, है ना। इस पूरे इकट्ठे वाले वेक्टर को हम x मान लेंगे तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना बाकी रह जाएगा, A क्रॉस x,
ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है, आई जे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, है ना। आई जे के कैप डिटर्मिनेंट के अंदर पहले ए वेक्टर देख लीजिए क्या है। ए वेक्टर बड़ा सिंपल है, A1 A2 A3। लेकिन ये जो है एक्स वो आसान नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। B1 प्लस C1, ये हो जाएगा B2 प्लस C2 और ये हो जाएगा B3 प्लस C3। ठीक है, ए क्रॉस एक्स इतना निकलेगा। अब हम लोग को ए क्रॉस एक्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, जो आता है बस उसको लिख दीजिए, है ना। आई, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं पूरा लिख देता हूँ सॉल्व करके, तो देख सकते हैं जब हम लोग आई को निकालेंगे इसको और इसको डिलीट मार के, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रिस माइनस क्रॉस, तो ऐसा कुछ होगा। अब आते हैं जे को देखते हैं, तो ये जे को डिलीट मारने के बाद इसको डिलीट मारने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रिस माइनस क्रॉस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच ये आखिरी के कैप, तो इसको समझ सकते हैं डायरेक्ट। तो के को जब हम लोग एक्सपांड करें तो इसको डिलीट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को और आप ओपन कर दीजिए जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे A2 B3, यहाँ हो जाएगा A2 C3, इसके साथ हो जाएगा। अच्छा, आई कैप अभी नहीं होगा, इसको हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे, माइनस A3B2 फिर माइनस A3C2, और इन सब के साथ क्या होगा, आई कैप होगा। ठीक है, आप बाद में लिखें चाहे पहले लिखें। फिर इधर आएगा जे कैप, है ना। तो सबसे पहले इकट्ठा हम लोग कर लें, A1 B3 A1 C3 माइनस A3 B1, ये हो जाएगा माइनस A3 C1, सबके साथ जे कैप, लास्ट में बचेगा के कैप। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। ठीक है, के कैप। अभी घबराइए मत, ये तो अभी आधा हुआ है ना, ये LHS हुआ अभी आपका। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला वो है हमारा LHS। अभी हम लोग को RHS निकाल के इतना ही ला के दिखाना, तब जाके साबित होगा। ठीक है, एक कमज़ोर दिल वाला के लिए नहीं है, थोड़ा हिम्मत से देखिएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा सवाल देता है तो बच्चा का हिम्मत और पेशेंस ही चेक करने के लिए देता है। बाकी तो इस सवाल में कोई खास लॉजिक जैसा नहीं है, बस इसी को मतलब पूरा लेंदी जैसा सॉल्व करते जाना है, करते जाना। अब आते हैं हम लोग को RHS में जो सॉल्व करना है ना, तो ये RHS में सॉल्व करना है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, और तब आपको जोड़ के दिखाना है कि इतना ही के बराबर आएगा, जो हमारा LHS में इतना बड़ा आया हुआ दिख रहा है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, तब ना जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, IJK, ये हो जाएगा A क्रॉस B के लिए, और यहाँ अलग हो जाएगा। तो A क्रॉस B का जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3, और जब इसका निकालेंगे तो IJK, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा I, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 माइनस, फिर हो जाएगा B2 A3, फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा हमारे लिए A1 B3 माइनस B1 A3, फिर हो जाएगा के कैप हो जाएगा हमारे लिए A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, देख सकते हैं ये जो पूरा निकला है वो हमारा निकला A1 क्रॉस A क्रॉस B का। अब हम लोग इधर आते हैं B क्रॉस C का निकालने के लिए। ठीक है, I, तो ये हो जाएगा, इसको डिलीट करने के बाद B2 C3 माइनस C2 B3, ये हो जाएगा जे कैप B1 C3 माइनस C1 B3, फिर हो जाएगा के कैप B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, ये दोनों निकल चुका है। अब इन दोनों को आपको सम, तो ध्यान से देखिएगा, आई वाला को आई के साथ जोड़ देते हैं ना, तो इन दोनों में आई कॉमन आ जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस B2 C3 माइनस C2 B3, ये हो गया आई। अब बारी है जे का, तो जे माइनस जे, तो दोनों को माइनस में ही जोड़ देते हैं, जो अंदर में रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका प्लस, तो प्लस साइन के हिसाब से जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा C1 B3। ठीक है, अब इधर आते हैं के वाला को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2।
ठीक है। अब आप एक एक टर्म मिला के देख सकते हैं, है ना, एकदम हूबहू सेम होगा LHS और RHS, ठीक है। और नहीं भी सेम है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, कोई देखने नहीं जा रहा उतना। LHS इजिकल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जिसको देखना होगा एक एक करके चेक करते रहेगा। हालांकि कोई भी एक दूसरे से कटा नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ सेम होगा। यही होगा हमारा फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। देखते हैं 8 नंबर सवाल, ये भी कंसेप्चुअल है। याद आ रहा होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने इस टाइप का सवाल किया हुआ है ना। यहाँ दिया है कि या तो A और या तो B दोनों में से कोई एक जीरो है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, A डॉट B, A और B में से कोई एक जीरो है। तो ये बात तो ट्रू है कि A क्रॉस B पक्का जीरो होना ही है। क्यों जीरो होना ही है? क्योंकि इसमें मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप लगाइए, लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से कोई भी जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी एनी वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। आ रहा समझ में? मगर इसका जस्ट अपोजिट क्या ट्रू हो सकता है, देखते हैं जस्ट अपोजिट, है ना। A क्रॉस B इक्वल टू जीरो, देन इसका मीनिंग समझिएगा। हो सकता है A जीरो, हो सकता है B जीरो, ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन थीटा के वजह से जीरो हो, ठीक है। तो या तो लिखेंगे आइदर A जीरो या फिर B जीरो या फिर साइन थीटा जीरो, है ना। अब ये साइन थीटा जीरो भी तो हो ही सकता है, क्यों? क्योंकि थीटा जब जीरो होगा मतलब या तो पैरेलल और या तो फिर कोइंसिडेंट, दोनों में से कोई भी वेक्टर रहा तब भी आपका उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर जीरो हो तभी जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब कि वो पैरेलल भी हो सकता है। तो यस, यही है इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, यहाँ लिखेंगे नो, कन्वर्स इज़ नॉट नीड टू बी ट्रू, नीड टू बी ट्रू, ये ज़रूरी नहीं है ना। हो भी सकता है, ये बात अलग है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की वजह से भी जीरो हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एज थीटा कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, ये हुआ परफेक्ट आंसर। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे दें? तो बड़ा ही साधारण सा एग्जाम्पल है। एक ले लीजिए आप आई कैप और दूसरा ले लीजिए आप 2i कैप, ठीक है। दोनों हमने आई और आई ले लिया है, ठीक है। ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर। आप देख सकते हैं दोनों का दोनों नॉन जीरो तो है, मतलब जीरो का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल के देखिएगा तो जीरो आ जाएगा। I क्रॉस 2i, है ना। तो I क्रॉस 2i ये हो जाएगा आपका 2i क्रॉस i का वैल्यू जीरो होता है, तो आंसर हो जाएगा जीरो। आया समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। तो अब हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी का वर्टिसेस दे दिया है और इसका हम लोग को बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। देखिए, ऐसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर मेथड ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर, लाइन वेक्टर पता कर लेंगे। तो लाइन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। ये तो आपको पता होगा, आगे वाला बाद वाला माइनस पहले वाला कर देते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, है ना। 2 में से एक जाएगा 1 आई कैप, 3 में से एक जाएगा 2 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा 3 के कैप। ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर कैसे निकालेंगे? सी माइनस बी। पोजीशन वैक्टर, पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस बी। सी में से बी को घटा देंगे तो 1 में से 2 जाएगा माइनस आई, 5 में से 3 जाएगा 2 जे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 के, ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा बी सी वैक्टर, ठीक है। ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं। बेसिक में मैंने बताया था जस्ट पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू दो वेक्टर, जो दोनों वेक्टर से मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग देखते हैं इसको, ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं कैसे? तो डिटर्मिनेंट मेथड से, है ना। ये हो जाएगा आई जे के, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको वाला बाद में लिखते हैं ना, पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको पुट। तो इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, आई जे के हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा -1 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आई को कट करके ये निकालेंगे, 0 × 2 0 -6 माइनस जे, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा प्लस के कैप, 2 माइनस ऑफ -2 +4 -6i -3j +4k, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, है ना, क्योंकि एरिया में मॉडुलस का काम है। तो हम लोग मॉडुलस कैसे निकालेंगे?
इसी चीज़ का मॉड कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 और 36, 25 और 36 को जोड़ने पे आएगा √61। तो ये हो जाएगा हमारा √61। अब लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू ए बी क्रॉस बी सी का मॉडुलस, ये हो जाएगा √61/2 आंसर। स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। इस बार क्या है कि साइड्स ही आपको दे दिया गया, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। तो ए और बी आपका पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। आप किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजेसेंट मतलब अगल बगल पड़ोसी वाला, ठीक है। तो अच्छा है कि इस बार पॉइंट वेक्टर नहीं दिया, नहीं तो आपको लाइन वेक्टर निकालना पड़ता है ना। ये दोनों लाइन वेक्टर ही तो है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला निकाल देना है, ठीक है। तो आई जे के और यहाँ हो जाएगा 1 - 1 3, 2 - 7 फिर 1, इसका आंसर आएगा आई। ये तो अब तक आपको आ चुका होगा बढ़िया से। इसको डिलीट करते हैं, 1 - 1 × -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +21, हो जाएगा -j। फिर इन दोनों को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 1 × 1 = 1 -6 प्लस k। अब इस बार k वाले को डिलीट कर देना, ये होगा क्रॉस माइनस क्रॉस -7 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। ये हो जाएगा 20i -5 होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j, फिर हो जाएगा -5k कैप। ये हो गया हमारा a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b हो जाने के बाद अब हम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मॉड, डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर इसके अंदर कुछ कॉमन आता है तो उस कॉमन निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अंदर ही रहेगा, जब बाहर आएगा तो 5 बन के बाहर आएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 17, 1 18, है ना। और 18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 15√2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा MCQ है ना। आप इसे पॉज करके इस वीडियो को थोड़ा खुद से भी ट्राई करने का कोशिश करें, है ना। तब तक देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है ना, और आपको ए क्रॉस बी ये भी बोला कि यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना लिखेंगे, 1। अच्छा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का जो वैल्यू होगा वो होगा AB sin थीटा, बस यहाँ एन कैप नहीं होगा, है ना। मॉड ए का वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, मॉड बी का वैल्यू दिया हुआ है √2/3 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है sin थीटा = 1। 3 और 3 कैंसिल, sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। और आपको पता है कि थीटा साइन में कब 1/√2 आता है, तो यस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को लिख देंगे π/4, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट नंबर है हमारा 12 नंबर MCQ, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है जिसका चारों का वर्टिसेस दिया हुआ। देखिए ये पोजीशन वेक्टर दिया है, इस बार लाइन वेक्टर नहीं है, ABCD। तो इस पोजीशन वेक्टर से हम लोगों को लाइन वेक्टर बनाना होगा, तभी जाके एरिया निकलेगा, है ना। याद रखिए पोजीशन वेक्टर में कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जब भी होगा लाइन वेक्टर से ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग ABCD मान लेते हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ठीक है। क्योंकि जो सीक्वेंस में बोला गया उसी सीक्वेंस में लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग को AB निकालना है, तो आपको पता होगा AB कैसे निकालते हैं, B - A। तो B में से 1 कर दीजिए माइनस। यहाँ ध्यान दीजिएगा I माइनस ऑफ माइनस है I, तो ये हो जाएगा 2I, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाफ माइनस हाफ ये कट जाएगा, हाफ और हाफ साफ हो जाएगा। फिर 4K - 4K ये भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 2I आएगा AB वेक्टर। अब निकालते हैं हम लोग BC वेक्टर, ठीक है। क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, आपको एडजेसेंट चाहिए तभी जाके आपका एरिया निकलेगा, है ना। तो अगर AB निकल गया तो फिर BC चाहिए हमको, तभी ये दोनों एडजेसेंट कहलाएगा। तो BC के लिए क्या करेंगे, C - B कर लेंगे, है ना। I में से I जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर -½ और ये प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा, -½ माइनस, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हार्ड है इसीलिए ऐसा होगा। फिर उसके बाद K का बारी आएगा, तो 4K - 4K 0 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -j कैप, क्योंकि -2/2 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा -j कैप, ठीक है। AB मिल गया और BC मिल गया। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ठीक वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला L × B भी कह सकते हैं ना, जो कि अदर दोनों एडजेसेंट साइड ही रहता है।
तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी मॉडुलस के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2i क्रॉस माइनस जे, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को डिटर्मिनेंट लगाना चाहिए तो आप लगाएंगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा, मतलब उतना बड़ा इक्वेशन बना नहीं है ना, तो ये डायरेक्ट ही निकाल लेने में फ़ायदा है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 1 जा 2 हो जाएगा -2, और i क्रॉस जे आंसर होता है k। मैंने सिखाया इस चीज़ को। अब जब मॉडुलस का बात आएगा तो -2 बन जाएगा 2, और k कैप से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन, तो ये आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हालांकि आप चाहें तो डिटर्मिनेंट भी लगा के बनाएंगे तो भी यही आएगा, वो भी इजी है, कोई हार्ड नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट वाले पिछले वीडियो में, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। सिर्फ इतना से आप बोर्ड एग्ज़ाम के काबिल नहीं हो सकते। तो मेरा एडवाइस है कि आप थोड़ा सा आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से भी कुछ ट्राई करें, तब जाके आपको प्रॉपर कंसेप्ट होगा, ठीक है। और MCQ वगैरह भी बनाइए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आता है अच्छा अच्छा सवाल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।